हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग इनकम टैक्स में अपना सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 139। सेक्शन 139 हमको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 139 में है क्या और कितने टाइप्स के रिटर्न्स होते हैं सारे। तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। सेक्शन 139 हमको क्या बताता है, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताता है। इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हिच कंटेन टोटल इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, रिबेट अंडर सेक्शन 87A एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन। इनकम टैक्स एक फॉर्म होता है जो कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है, जिसमें कि क्या क्या होता है। उसमें टोटल इनकम, किसी पर्सन की टोटल इनकम होती है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है अंडर सेक्शन 80C to 80U। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद उसको कितना रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A। तो मैं आपको बता दूं कि रिबेट जो मिलता है हमको, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले मिलता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट कितना है? 4%। तो 4% जो हम टैक्स लायबिलिटी पे अपने सेस लगाते हैं, उसको लगाने से पहले हमको रिबेट मिल जाता है। तो इसका मतलब कि 5 लाख तक की इनकम पे हमको कितना 12,500 तक का रिबेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की क्या टैक्स लायबिलिटी। ये सब चीजों को इंक्लूड करके हमारा किस में भरा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। जनरली इनकम टैक्स रिटर्न इज फुलफिल्ड एज ऑन 31 जुलाई ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। जनरली क्या होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाता है वो 31 जुलाई को इसकी लास्ट डेट होती है फाइल करने की, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 पार्ट्स। इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है ये हमारा 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न 1, ITR 1, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको सहज कहा जाता है। तो इट इज फुलफिल बाय एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज लेस देन 50 lakhs। ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा ही फिल किया जा सकता है, इसको और कोई फिल नहीं कर सकता। और कौन सा इंडिविजुअल फिल कर सकता है इसको? जिसकी इनकम 50 लाख से कम हो एनुअली, सालाना। मतलब ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन और नेचुरल पर्सन है जिसकी पर एनम इनकम इज लेस देन 50 lakhs, 50 लाख से कम की सालाना आय है, वो इसको फिल कर सकता है। अब ITR 1 में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं? ITR 1 में सबसे पहले इनकम आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन। सैलरी और पेंशन से मिलने वाली इनकम हमको हमारी किस में आ जाएगी? ITR 1 में आ जाएगी। दूसरी इनकम कौन सी होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो हमारी इनकम आ जाएगी। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में भी एक केस और है कि ITR 1 में हाउस प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए? एक हाउस प्रॉपर्टी से। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी तो हमारा ITR 2 में आ जाएगा। तो ITR 1 में जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो हमारी आ जाएगी, लेकिन इसमें क्या, एक हाउस की इनकम होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹50,000 5,000 पर एनम। कि हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल विद टोटल इनकम when it is ₹5,000 per annum, more than 5,000 per annum। मतलब एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो टोटल इनकम के साथ टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन कब टैक्सेबल होती है? जब 5,000 रुपए सालाना से ज्यादा की हो जाएगी। तो इस केस में क्या है, ये इनकम जो हमारी यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 पर एनम, ये हमारा ITR 1 में आ जाएगा। उसके बाद अगली इनकम है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो अदर सोर्सेज की इनकम हम अर्न करते हैं वो आ जाएगा, लेकिन किसको? कैजुअल इनकम को छोड़ के। तो कैजुअल इनकम भी हमने पीछे पढ़ा था। तो कैजुअल इनकम को छोड़ दें अगर, तो हमारी जितनी इनकम है सारी हमारा ITR 1 में आ जाएगा। कैजुअल इनकम कौन सी होती है हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इनकम, वो हमारी कैजुअल इनकम होती है। अब उसके बाद क्या है कि दूसरा ITR 2, इट इज फुलफिल्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड HUF। जो ITR 2 है इसको कौन कौन फिल कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो ITR 2 के लिए एक इंडिविजुअल और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये दोनों लोग एलिजिबल हैं। अब इसके ITR 2 के अंदर इनकम कौन कौन सी आती है हम देखते हैं। तो ITR 2 के अंदर मेनली हमारी सबसे पहली इनकम है, जो कि हमारा ITR 1 में भी आया था, सैलरी एंड पेंशन। सबसे पहले हमारा सैलरी एंड पेंशन आ जाएगा। उसके बाद दूसरी इनकम कौन सी आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन मोर देन 1 हाउस। ITR 1 में क्या था कि वो एक हाउस से अगर हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी से जो हमारी इनकम है वो आएगी, लेकिन यहाँ ITR 2 में क्या है कि एक हाउस से ज्यादा या एक हाउस से ज्यादा, यानी 2 या 2 से ज्यादा। तो इसमें क्या है कि
इसके जो इनकम होगी वो हमारी ITR 2 में आ जाएगी। उसके बाद कैपिटल गेन जितना होगा वो हमारा ITR 2 में आ जाएगा। उसके बाद फिर चौथी इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को इंक्लूड करते हुए जो हमारी इनकम होगी वो ITR 2 में आ जाएगी। अब इसके बाद हमारा तीसरा टाइप का ITR है ITR 3, इनकम टैक्स रिटर्न थर्ड। तो इनकम टैक्स रिटर्न थर्ड कौन कौन फाइल कर सकता है? इट इज फुलफिल्ड बाय द इंडिविजुअल एंड HUF। इसको भी एक नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फिल कर सकती है। और इसमें कौन कौन सी इनकम आती है? इसमें हमारी पहली इनकम आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। हम कोई भी बिजनेस करते हैं जो नॉर्मल बिजनेस हो, बिजनेस प्रोफेशन से हमारी जो इनकम आएगी वो हमारी इसमें ITR 3 में आ जाएगी। और दूसरी इनकम है कि इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक विच इज कंपल्सरी ऑडिटेड बाई ए CA। मतलब कोई स्पेसिफिक बिजनेस हो जो कि कंपल्सरी ऑडिटेड बाई CA हो, मतलब कि ऐसा बिजनेस जिसमें ऑडिटिंग कंपलसरी हो, उस बिजनेस की ऑडिट करवाना कंपलसरी हो। तो अच्छा, ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं जिसकी ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है? तो ऐसे बिजनेस जिसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा की होगी। कौन से बिजनेस जिसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा की होगी, उनको क्या करना होता है? उनको कंपलसरी ऑडिट करवाना होता है विद अ सर्टिफाइड CA। तो ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस जिसकी जो कि एक कंपलसरी ऑडिटेड बाय CA, मतलब एक कंपलसरी ऑडिट है उस बिजनेस के लिए, और उसकी एनुअल टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ से ज्यादा है, उसकी इनकम जो आएगी वो हमारा ITR 3 में आ जाएगा। और ITR 3 को सबसे बड़ा इनकम टैक्स रिटर्न माना गया है, सातों में ये सबसे बड़ा होता है। क्यों? अभी हम देखेंगे क्यों बड़ा होता है। उसके बाद तीसरी इनकम आती है इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। जैसे आपने 1 पर्सन कंपनी पढ़ा होगा जिसमें कि एक इंडिविजुअल डायरेक्टर होता है, उसकी जो इनकम होगी वो भी हमारा ITR 3 में आ जाएगा। उसके बाद चौथी इनकम है इनकम अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में की गई हो। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होगी? ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक एक्सचेंज, जिसका वो शेयर स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर ना हो अंडर सेबी एक्ट। सेबी एक्ट के अंदर जिसका शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होगा, वो कंपनी कौन सी हो जाएगी? अनलिस्टेड कंपनी हो जाएगी। उसके बाद पांचवी इनकम क्या आती है? ऑल इनकम्स ऑफ ITR 2 कैन बी इंक्लूडेड इन ITR 3। इसीलिए इसको सबसे बड़ा इनकम वो माना गया है ITR फॉर्म। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें तो ये 4 इनकम आएंगी ही आएंगी। उसके बाद क्या है कि जो ITR 2 में हमारी जितनी इनकम आती थी वो भी हमारा ITR 3 में एलिजिबल है, वो सारी इनकम आ जाएंगी। उसके बाद ITR 4। ITR 4 क्या है? इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको सुगम नाम से जाना जाता है। पहला सहज था, ITR 1 सहज था, ITR 4 सुगम है। तो ITR 4 सुगम में क्या है कि इट इज फुलफिल्ड बाय एन इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। मतलब ये किसी नेचुरल पर्सन और इंडिविजुअल पर्सन से द्वारा फिल किया जा सकता है, या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या पार्टनरशिप फर्म हो इंक्लूडिंग LLP। उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम, इसमें क्या है? इनकम क्या होगा? इनकम फ्रॉम प्रिजम्पटिव बिजनेस, प्रिजम्पटिव बिजनेस इन इंक्लूडिंग इन ITR 4। जो प्रिजम्पटिव बिजनेस की इनकम होगी, प्रिजम्पटिव बिजनेस कौन से होते हैं? ऐसा बिजनेस जिसका एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ पर एनम से कम का हो, वो प्रिजम्पटिव बिजनेस होते हैं। मतलब ऐसा बिजनेस की जिसको हम जस्टिफाई न कर पाए हम इस चीज का बिजनेस करते हैं, ये हमारे प्रिजम्पटिव बिजनेस होते हैं। प्रिजम्पशन पे जो बिजनेस करते हैं, तो प्रिजम्पटिव बिजनेस की जो इनकम आएगी वो हमारा ITR 4 में आ जाएगी। ये इसको कौन कौन फिल कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, नेचुरल पर्सन हो, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या पार्टनरशिप फर्म हो इंक्लूडिंग LLP। LLP को लेकर, LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद देखते हैं if the aggregate annual turnover of a business is up to ₹2 crore per annum, then it is not covered in compulsory audit of a CA, which is known as presumptive business। अगर कोई भी ऐसी फर्म जिसकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम की है, तो ऐसे बिजनेस वो, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं होगी। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये प्रिजम्पटिव बिजनेस में आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारा है दिस बिजनेस इज डिफाइंड इन सेक्शन 44AD, 44AE एंड 44ADA। और प्रिजम्पटिव बिजनेस डिफाइन किस में किया गया है? प्रिजम्पटिव बिजनेस हमारा सेक्शन 44AD, 44AE एंड 44ADA में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आप देखिए प्रिजम्पटिव बिजनेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो रेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट नहीं, टैक्स रेट। तो इनकम टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट फ्रॉम प्रिजम्पटिव बिजनेस इज 8% पर एनम।
बाकी आप सब टैक्स स्लैब पढ़े हैं, इनकम टैक्स स्लैब में कहीं भी 5% का टैक्स नहीं लगता, लेकिन सिर्फ एक ऐसा यही बिजनेस है जिसमें कि सबसे कम टैक्स लगता है, 8% का टैक्स लगता है। नहीं तो एक में 30%, 35%, 20% का टैक्स लग जाता है। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8% पर एनम का टैक्स लगता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे कोई प्रिजम्पटिव बिजनेस है, उसकी इनकम कितनी की है, 5 लाख की, तो उस पर अगर हमको टैक्स निकालना है तो टैक्स कैसे निकलेगा? टैक्स पेबल 5 लाख का कितना निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8% का टैक्स लगता है। 5 लाख का 8% यानी 40,000 का टैक्स होगा। लेकिन ये अभी हमारा फुली टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हर टैक्स पे सेस कंपलसरी होता है, तो सेस 4% सेस लगेगा। लेकिन सेस किस पे लगेगा? सेस टैक्स अमाउंट पे लगता है। तो टैक्स अमाउंट हमारा कितना है? 40,000 पे 4% सेस लग जाएगा, जो कि 1600 हो जाएगा। तो हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 41,600। इसके बाद हमारा ITR 5 आता है। तो ITR 5 क्या है कि इट इज फुलफिल्ड बाय AOP, BOI एंड जुरिडिकल पर्सन। अब AOP, BOI कौन होता है? अगर आपको याद हो तो हमने पीछे पढ़ा था टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन में हमने AOP और BOI पढ़ा था। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन आ जाते हैं? जैसे कि नेचुरल पर्सन और प्राइवेट। अब जैसे नेचुरल पर्सन हो जाएंगे जो कि इंडिविजुअल हो गए, लेकिन प्राइवेट कौन हो गए? तो जैसे हमने पढ़ा था कि कोई राम है, वो एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन अगर वो कोई फर्म खोल लेते हैं राम लिमिटेड, तो एक AOP हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो राम नेचुरल पर्सन हो गए और लिमिटेड क्या हो गया, फर्म क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब BOI कौन होता है? BOI नेचुरल पर्सन ही होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और जुरिडिकल पर्सन कौन होता है? जुरिडिकल पर्सन मतलब लिक्विडेटर। तो ये हमारे ये लोग कौन ITR फाइल कर सकते हैं? ITR 5 फाइल कर सकते हैं। तो इन ITR 5 ऑल इनकम अर्न बाय द एबव पर्सन। एबव पर्सन मतलब AOP, BOI एंड जुरिडिकल पर्सन इंक्लूडेड AOP, BOI, जुरिडिकल पर्सन कैन फाइल ITR 5। ये लोग क्या ITR 5 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ITR 6 आता है हमारा। तो ITR 6 में क्या है कि इट इज ओनली फुलफिल्ड बाय अ कंपनी। ITR 6 सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी फुलफिल कर सकती है। ऑल बिजनेस इनकम ऑफ अ कंपनी इज इंक्लूडेड इन ITR 6। मतलब जितनी भी बिजनेस इनकम होगी किसी कंपनी की, वो सब किस में आ जाएगा? ITR 6 में आ जाएगा। उसके बाद द इनकम ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी विच इज रजिस्टर्ड फॉर द चैरिटेबल पर्पज अंडर सेक्शन 11 इज नॉट कवर्ड इन ITR 6। मतलब सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनी है, वो हमारा ITR 6 में आ जाएगी। लेकिन किसको छोड़ के? ऐसी कंपनीज जो कि सेक्शन 11 के अंडर रजिस्टर्ड है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रजिस्टर्ड है। तो ये कौन सी कंपनी होती है जो अंडर सेक्शन 11 रजिस्टर्ड होगी? एनी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज, फॉर द चैरिटेबल पर्पज। मतलब चैरिटी के पर्पज से कोई कंपनी बनी है तो वो हमारा इसमें कवर्ड नहीं होगी, वो ITR 6 में नहीं आएंगी। तो ये हमारा ITR 6 हो गया। उसके बाद फिर ITR 7 आता है। तो ITR 7 क्या बताता है? इट इज फुलफिल्ड बाय और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ITR 6 चैरिटेबल कंपनी नहीं फिल कर सकती थी, लेकिन ITR 7 क्या है? ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ही फिल कर सकता है, इसको और कोई फिल नहीं कर सकता। तो इट इज फुलफिल्ड बाय द ऑल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी हो गई, ये फिर NGO हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। तो ये सब हमारा, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी होती हैं जो कि चैरिटेबल पर्पज के लिए बनती है। तो ये सब हमारा क्या हो गया? ये सब मतलब ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो सब हमारा ITR 7 में आएंगे। तो जो ये चैरिटेबल पर्पज जो हमारी इनकम अर्न करेगा, ये सब एक इसमें किस ITR में फाइल कर सकता है? ITR 7 में। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ ITR खत्म हो गया। सबसे पहले ITR 1 पढ़े। ITR 1 में जिसका एक नाम सहज था। ITR 2 हुआ। ITR 3 में 4 में, तो 4 में इसका नाम सुगम होता है एक। उसके बाद 5, 6, 5 में कंपनी था, सिर्फ कंपनी, और 6 में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर किया। सेक्शन 139, जिसमें कि हमको पता चला कि सेक्शन 139 इनकम टैक्स रिटर्न के लिए होता है। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है कि ये एक फॉर्म होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है, जिसमें कि क्या क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 आता है, एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ITR फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? 31 जुलाई ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। और ITR को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ITR 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7। ITR 1 को सहज कहते हैं, ITR 4 को सुगम कहते हैं। इसी दो का सिर्फ एक स्पेसिफिक नाम अलग से दिया गया है, बाकी सबका वही एक ही नाम है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 139 खत्म होता है। हम आने वाली वीडियो में अपना अगला सेक्शन देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।